भारत और रूस के साथ साथ कई विकासशील देशों का आपस में एक सहयोग संगठन है जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं। 22 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान में इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है रशिया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। यह सम्मेलन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी भारत ने वैश्विक मंच पर युद्ध विराम की बात की है और इसे समर्थन भी दिया है। यह सम्मेलन युद्ध से प्रभावित देशों के लिए एक मंच बन सकता है, एक प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी युद्ध विराम और शांति की बहाली की अपील कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी को है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री लेने के लिए मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तान यह चाहता है कि उसे ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी मिल जाए। यह प्रधानमंत्री मोदी की जियोपॉलिटिक्स का ही दबदबा है जो आज पाकिस्तान एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आने का न्योता देता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में शामिल होते हैं और अब पाकिस्तान की नजर कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट पर है। ब्रिक्स का भारत संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है। पाकिस्तान शामिल होने के लिए ब्रिक्स में बेकरार है। चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक पर संशय बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ करीब 35 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दावेदारी की है। भारत का धुर विरोधी पाकिस्तान चीन की मदद से या चीन के सहारे ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार रूस को खुश करने में जुटी है। पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वो रूस की मदद से भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली और उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार देश आज ब्रिक्स का हिस्सा है और इसी साल 1 जनवरी को भारत, रूस, चीन, ब्राजील, इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, यूएई को शामिल किया गया है। जो पहले ब्रिक्स था वो अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। ये तमाम देश हैं जो कि अब इसका हिस्सा बन चुके हैं, ब्रिक्स प्लस का पार्ट है। दुनिया के जो बाकी देश हैं वो भी इसमें शामिल होने के लिए कतारबद्ध हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है जो कि इस वक्त अलग थलग स्थिति में है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत के रहम पर ही पाकिस्तान को ब्रिक्स में स्पेस मिल सकता है। यानी कि पाकिस्तान के वजूद की चाबी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। यानी कि यह भी सच है कि भारत के रहमो करम की बदौलत ही पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भारत की मंजूरी मिलना जरूरी है। हालांकि रूस ने भी पाकिस्तान के समर्थन का ऐलान किया है। सवाल यह है कि भारत 1969 के ओआईसी के धोखे का बदला लेगा या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह याह्या खान ने भारत को लेकर धमकी दी थी। याह्या खान ने कहा था कि अगर भारत को ओआईसी की सदस्यता दी जाती है तो पाकिस्तान इससे अलग हो जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले ही साल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। उसने 2024 में ब्रिक्स मेंबरशिप हासिल करने के लिए रूस से मदद मिलने की उम्मीद भी जाहिर की और रूस में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा था कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और हमें उम्मीद है कि रूस इसमें हमारी मदद करेगा। लेकिन ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण या फिर ताकतवर क्यों है? इसको समझने के लिए आपको 23 साल पहले ले जाना होगा एक फ्लैशबैक के जरिए। साल 2001 जब अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन के पहले इंग्लिश लेटर को संक्षेप में ब्रिक लिखा और इन देशों को ग्लोबल इकोनॉमी का नेता करार दिया। जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच समिट से इतर चारों देशों के नेता पहली बार औपचारिक तौर पर मिले और उसी साल ब्रिक की नींव पड़ी।
जून 2009 में रूस में पहला ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ और साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने का उसे न्योता मिला। इसके बाद साल 2011 में चीन के सान्या में ब्रिक्स बन गया। वर्ल्ड वाइड अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ब्रिक्स को लेकर न केवल भारत बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने इसे खूब सर्च किया है। और गूगल का रिकॉर्ड क्या कहता है कि बीते कुछ दिनों में इस पर लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। ब्रिक्स संगठन अभी जिस रूप में है, जिस खाके में है, इसका यहां तक पहुंचने का सफर 3 स्टेजेस में पूरा हुआ है। पहली स्टेज रही RIC यानी कि रूस, इंडिया और चीन। 1990 का दशक जब ये तीनों देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। तीनों देशों के साथ आने का मकसद दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था, या फिर यूं कह लो कि अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती देना था, साथ ही अपने संबंधों को नए सिरे से खड़ा करना था। फिर सेकेंड स्टेज आई जहां पर ब्रिक यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन, इन चारों देशों को इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया गया। और इसके बाद 2009 में इन देशों ने साथ आकर संगठन बनाया जिसे ब्रिक नाम दिया गया, यानी कि रिक से यह हुआ ब्रिक। फिर तीसरी स्टेज आई ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, इसमें एस ऐड ऑन हो गया। साल 2010 में अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका को इस संगठन का हिस्सा बनाया गया और तब इस संगठन को अपना आखिरी रूप मिला और यह कहलाए जाने लगा ब्रिक्स। आज यूरोपियन यूनियन EU को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिक्स समिट से ठीक पहले रूस, भारत, चीन तिकड़ी यानी कि RIC को लेकर बयान दिया। रूसी विदेश मंत्री ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि ब्रिक्स दुनिया की इकोनॉमी में चल रहे बदलावों का प्रतीक है। आज दुनिया में नए आर्थिक केंद्र विकसित हो रहे हैं और इससे दुनिया पर फाइनेंशियल इंपैक्ट भी पड़ रहा है। ब्रिक्स अपने सदस्य देशों की जरूरतों को ध्यान में रखता है। दूसरे देश भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं और ब्रिक्स का मकसद अपनी ज्योग्राफी, साझा इतिहास और आसपास होने का लाभ उठाता है। इधर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेताब है, तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर अच्छी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में शिरकत करने से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। दोनों ही देश LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं और इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और जो टकराव है उसमें भी कमी आ सकती है। पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट सकती हैं, यानी कि डिसएंगेजमेंट हो सकता है। देपसांग, प्लेन, डेमचौक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत अभी नहीं है और इससे 2020 के गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकता है। वैसी स्थिति दोबारा से न निर्मित हो, ये इसकी कोशिश है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने इस समझौते को लेकर सारी डिटेल सामने रखी है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। अप्रैल के महीने से लेकर अभी तक 17 बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई। सेना के अफसर भी बातचीत में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रूस जाने से पहले, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से पहले भारत और चीन के बीच ये सहमति कैसे बनी, उसकी इनसाइड स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक बायलैटरल टॉक कर सकते हैं और इस पूरे एपिसोड में रूस के स्टेटमेंट को भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और चीन जिस समझौते पर पहुंचते हुए नजर आते हैं उसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कुछ दिन पहले दिए गए बयान से भी समझा जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में यह कहा था कि भारत चीन सीमा विवाद में 75% प्रगति हुई है, जो कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी से संबंधित है। इसके साथ ही लाओस में भी चीन के मंत्री के साथ विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी और उससे पहले जिनेवा में एस जयशंकर का यह स्टेटमेंट आया था, जिसे आज के इस डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है।